प्रिय मित्रों नमस्कार। कल हमने हिंदी शिक्षण में गद्य शिक्षण का अर्थ, महत्व और गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में बात की थी। आज हम हिंदी शिक्षण के पद्य शिक्षण का अर्थ, महत्व और पद्य शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, पद्य शब्द पद धातु और यत् प्रत्यय के योग से बना है। पद्य का सर्वप्रथम दर्शन ऋग्वेद में मिलता है। पद्य के माध्यम से कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। कविता में लय, गति, यति और मात्रा का बंधन रहता है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति ही काव्य है। विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य हैं। जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। आनंदवर्धन के अनुसार काव्यस्यात्मा ध्वनि अर्थात ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। वामन के अनुसार रीतिरात्मा काव्यस्य अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। मम्मट के अनुसार तददोष और शब्दार्थों स गुणावनलिन कृति पुनः कदापि। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति काव्य जीवितम। निश्चित रूप से कविता प्रबल मनोवेगों की कलात्मक और सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति हैं। कविता कल्पना प्रधान और रसानुभूति से युक्त होती हैं। अतः पद्य शिक्षण का मुख्य प्रयोजन रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति और भावानुभूति होता है। कविता में रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रभावशाली पठन, कवि जयंती, कविता कंठस्थ, कवि दरबार, अंत्याक्षरी, सुभाषित प्रतियोगिता, कवि समादर, कवि गोष्ठी और कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए। कविता शिक्षण के 3 मुख्य अंग होते हैं, एक वाचन, दूसरा व्याख्या और तीसरा है भाव विश्लेषण। कविता में वाचन की अहम भूमिका होती है। कविता में एक आदर्श पाठ कम से कम 3 बार शिक्षक द्वारा किया जाता है। वाचन में जब रसानुभूति हो जाती है तो निहित भावों की व्याख्या की जाती है। शब्द व्याख्या के लिए प्रवचन विधि काम में ली जाती है। भाव विश्लेषण से तात्पर्य कल्पना और सौंदर्य से अवगत कराना। साथियों, अब हम पद्य शिक्षण के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति और भावानुभूति होता है। कल्पना शक्ति का विकास कराना, काव्य शैली और व्याख्या की शक्ति विकसित करना, नैतिक, चारित्रिक, राष्ट्रीयता, देशप्रेम और रागात्मक वृत्तियों का विकास करना, भावात्मक और संज्ञानात्मक विकास, समन्वयात्मक दृष्टिकोण विकसित करना कविता शिक्षण के अन्य उद्देश्य होते हैं। कविता बालक के हृदय में लोकोत्तर आनंद का संचार करती है, इसलिए कविता को ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा दी गई है। पद्य शिक्षण के तहत कक्षा 1 से 3 तक गीत विधि और अभिनय विधि उपयुक्त हैं। कक्षा 4 और 5 में प्रश्नोत्तरी विधि और अर्थबोध या शब्द कथन विधि उपयुक्त हैं। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि उपयुक्त हैं, तो उच्च माध्यमिक स्तर पर तुलना, व्यास और समीक्षा विधियां उपयुक्त रहती हैं। अब हम पद्य शिक्षण की विभिन्न शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। गीत विधि। ध्वन्यात्मकता से युक्त गीत विधि बाल गीत और छंदोबद्ध रचना के लिए उपयुक्त होती हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर अर्थात नर्सरी के लिए उपयुक्त गीत विधि में शिक्षक ताल व लय के अनुसार गाता है और बालक उसका अनुकरण करते हैं। कविता में बालकों की रुचि उत्पन्न करने और आनंद की अनुभूति के लिए गीत विधि अपनाई जाती है। गीत अभिनय विधि। केवल प्राथमिक स्तर पर बालकों को लय और ताल का ज्ञान कराने वाली गीत अभिनय विधि को नाट्य विधि भी कहते हैं। इन गीतों में क्रियात्मकता, अभिनयात्मकता और नाटकीयता के गुण होते हैं। बालक सक्रिय रहकर भावभंगिमा के साथ कविता पढ़ते हैं। अर्थबोध या शब्दार्थ कथन विधि। कक्षा 4 और 5 के लिए उपयुक्त अर्थबोध या शब्दार्थ कथन विधि एक परंपरागत प्रचलित विधि है। इसमें भावानुभूति नहीं होती है क्योंकि शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है, इसलिए यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। प्रश्नोत्तर या खंडान्वय विधि। इस विधि से पाठ पर आधारित प्रश्नों से पाठ पढ़ाया जाता है। इसमें पद्य के खंड खंड करके प्रश्न पूछे जाते हैं। कविता शिक्षण में वर्णनात्मक या इतिवृत्तात्मक कविताओं के लिए यह उत्तम विधि है।
लेकिन पूर्ण रूप से कविता शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि विषय सामग्री स्पष्ट तो हो जाती है लेकिन उसका सौंदर्य बोध नहीं हो पाता है। खंडान्वय विधि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि पर आधारित है। शिक्षण के दौरान संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया से कविता पाठ होता है। दंडान्वय विधि पद्य शिक्षण में प्रधान वाक्य को खोजना या पद्य को वाक्य में बदल लेना ही दंडान्वय कहलाता है। दंड वाक्य का प्रतीक माना जाता है। इसमें वाक्य को खोजकर प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम विशेषण फिर विशेष्य खोजकर प्रत्ययों का प्रयोग होता है। इस प्रकार मुख्य वाक्य खोजकर आश्रित वाक्य की खोज की जाती है। इन सब प्रक्रिया से गुजरते समय संपूर्ण पद्य वाक्य में परिवर्तित हो जाता है। व्याख्या विधि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त व्याख्या विधि अर्थ बोध व शब्दार्थ कथन विधि का विकसित रूप है, इसलिए इसे कथन विधि भी कहते हैं। कविता में निहित विभिन्न शैलियों से अवगत कराया जाता है। गुण व जटिल अंशों की व्याख्या की जाती है। गुरुकुल और आश्रम के बाद पाठशालाओं में इसका प्रयोग हो रहा है। व्याख्या विधि से मौखिक अभिव्यक्ति प्रेषित की जाती है। शिक्षक सक्रिय रहकर छात्रों को सक्रिय रखने का प्रयास करता है। क्लिष्ट विषय वस्तु को सरल बनाने का प्रयास किया जाता है। व्याख्या विधि के 3 चरण होते हैं। एक प्रसंग, इसमें कवि तथा कविता का परिचय दिया जाता है। दूसरा व्याख्या, इसमें कठिन निवारण किया जाता है। तीसरा विषय, इसमें भाव विशेष छंद अलंकार के बारे में बताया जाता है। व्याख्या विधि की 3 उप विधियां होती हैं, एक तुलना विधि, दूसरी व्यास विधि और तीसरी समीक्षा विधि। तुलना विधि एक रचना की अन्य संभाव वाली रचनाओं के द्वारा तुलना करके अध्ययन करवाया जाता है। यह विधि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर उपयोगी है। इस विधि में रसानुभूति होती है। इस विधि में सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अध्यापक को स्वाध्यायी व पारंगत होना चाहिए। इस विधि द्वारा बालकों के ज्ञान व तर्क शक्ति में वृद्धि होती है। व्यास विधि या भाष्य विधि इसके प्रवर्तक महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। व्यास विधि व्याख्या विधि का ही रूप है, भावात्मक पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि में अध्यापक पूरे पद्य को पूर्ण विस्तार के साथ अध्ययन करवाता है और शिक्षक एक कथावाचक की भूमिका में रहता है। अध्ययन के बीच बीच में उदाहरण दृष्टांत संबंधित बातें भी बताता है। छात्रों को इस विधि द्वारा रसानुभूति होती है। यह विधि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस विधि में समय अधिक लगता है, अतः विद्यालय स्तर पर यह विधि उपयुक्त नहीं है, मनोवैज्ञानिक विधि है। समीक्षा विधि इससे विधि में छात्र स्वयं गुण दोष की समीक्षा और आलोचना करता है। प्रमुख नियमों और कला पक्ष की शास्त्रीय समीक्षा की जाती है। अध्यापक मार्गदर्शक बनकर केवल संदर्भ ग्रंथों की जानकारी देता है। इस विधि में छात्र सक्रिय रहता है। यह विधि भी व्याख्या विधि का ही एक रूप है। यह पूर्ण विधि है जो व्याख्या विधि के बाद प्रयोग में लाई जाती है। मनोवैज्ञानिक विधि है। टीका विधि समीक्षा विधि का ही एक रूप। टीका विधि उच्च स्तर के लिए श्रेष्ठ है। इस विधि में कथा के समान दृष्टांतों का स्पष्ट अध्यापन कराया जाता है। इसमें ऐतिहासिक उदाहरणों की प्रधानता होती है। पद्यांश की साहित्यिक व्याकरण संबंधी व्याख्या की जाती है तथा प्रसंगानुरूप तुलना, प्रयोग और व्युत्पत्ति का उपयोग किया जाता है। प्रिय मित्रों, आज की क्लास में हमने पद्य शिक्षण के बारे में चर्चा की है। कल हम व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको यह क्लास निश्चित रूप से पसंद आई होगी। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।